हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ वाले देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप इसके बारे में हमने अध्ययन किया था और बताया था सबसे पहले पार्ट के बारे में जिसे हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। इसका भारत का भौतिक स्वरूप, तो इसमें अपन को सबसे पहले पढ़ना है भारत का भौतिक स्वरूप। कल हमने पढ़ाया था आपको हिमालय। इसके बाद 5 प्रकारों में इसको डिवाइड किया गया है। हिमालय हो गया, फिर उत्तर के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय भाग और लास्ट है अपना द्वीपीय। ठीक है, क्या है? द्वीप समूह। पहला क्या है? हिमालय। पहला हिमालय, दूसरा उत्तरी मैदान या उत्तर के विशाल मैदान, तीसरा आपको पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय क्षेत्र, पांचवा द्वीप समूह। ठीक है, तो ये भारत के भौतिक स्वरूप के कुछ भाग हैं। पहला हिमालय, दूसरा उत्तरी मैदान या उत्तर के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। इनके बारे में हम आपको छोटी छोटी डिटेल बता दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स अपने लिखना है, आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि हमने हिमालय बता दिया था, हिमालय क्या है। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार बताया था। हिमालय जो है 2500 किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है और ये कहाँ का क्षेत्र है? एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये ऊपर का भाग है ना। हिमालय को हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और लास्ट में शिवालिक चोटी बताया था, शिवालिक श्रेणी बताया था। ट्रांस हिमालय में हमने 3 पर्वत श्रेणी बताए थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम में हमने एक चोटी बताई थी, कौन सी? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गॉडवेन आस्टेच K2। ठीक है, और जो हिमालय का आकार है वो कैसा है? ये देखो कैसा बनना है हिमालय? धनुष के आकार का। कैसा बनना है? धनुष के आकार का। तो हिमालय का आकार कैसा है? धनुषाकार। कैसा है? धनुषाकार। धनुष के आकार का मतलब धनुषाकार। ये हिमालय के कुछ पॉइंट हो गए। हिमालय जो है इस क्षेत्र में क्या है? चौड़ा। इस क्षेत्र में क्या है? ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? इस तरफ पूरा भी क्या कहलाएगा? पश्चिमी क्षेत्र। तो हिमालय पश्चिमी क्षेत्र में चौड़ा और पूर्वी क्षेत्र में सकरा है। यहाँ देखो, यहाँ से इसकी चौड़ाई अधिक यहाँ पे ना, ऐसा ये यहाँ से अधिक है और जैसे जैसे ये जाता जाएगा वैसे वैसे ये कम दूरी पर होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हिमालय पश्चिमी क्षेत्र में अधिक चौड़ा है तथा पूर्वी क्षेत्र में सकरा है। पश्चिमी क्षेत्र में चौड़े होने के कारण यहाँ जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो चोटियां मिलती है वह कम ऊंचाई की, तथा यहाँ पे सकरे होने के कारण, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में सकरा होने के कारण हिमालय में क्या होती हैं? कई चोटियां, ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अब देखो, हिमालय में हमने 4 प्रकार के हिमालय बताए थे। तो ये समझ लो एक बड़ा हिमालय ना, एक पर्वत है बड़ा, इसी का कहा गया है बृहद हिमालय। क्या कहा गया है? बृहद। इससे छोटा मान लो ऐसे हम सीढ़ीदार बना दिए, एक ये पर्वत हो गया, एक ये पर्वत हो गया, 4। ठीक है, तो ये हो गया बृहद, ये हो गया मध्य और ये हो गया शिवालिक। सबकी अलग अलग ऊंचाई है। बृहद की जो ऊंचाई है, बृहद हिमालय की ऊंचाई हम बता रहे इतनी है। जो बृहद हिमालय उसकी ऊंचाई है 3700 से 4500, 3700 से 4500
और मध्य हिमालय की 900 से 1000, मध्य हिमालय की ऊंचाई 900 से 1000 और 1100, ठीक है। बृहद हिमालय की 3700 से कितनी है, 3700 से 4500 तक, 3700 से 4500 किलोमीटर तक ये ऊंचा है। फिर ये 1100, ठीक है, ये कितना है 1100, और यहाँ पे 1100 जीरो से लेके 1100 तक की ऊंचाई को कौन सा जाएगा, शिवालिक श्रेणी। ये तीनों श्रेणी हमने पिछले वीडियो में बताई थी। आज आपको पढ़ना है उत्तर भारत के विशाल मैदान। अब जो हिमालय जाता है, हिमालय के बाद का ये क्षेत्र जो रहता है इतना ऊपर का, ये कहलाते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान की नीचे जो क्षेत्र आते हैं वो कहलाते हैं प्रायद्वीपीय पठार। कहलाते हैं यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, हमने प्रायद्वीप की परिभाषा बताई थी। ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से तथा 1 ओर थल से घिरा रहता है वो कहलाता है प्रायद्वीप। क्या कहलाता है, तो यहाँ देखो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे क्या है बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, और ऊपर जो है इसका हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, ये स्थलीय भाग है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, उत्तर की विशाल मैदान है। यहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाएगी, इसलिए जो इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या कहा गया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। अब सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं उत्तर के मैदानों के बारे में, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान, तो आपको देखना है ये उत्तर के मैदानों में बना दिया है, ठीक है। कहाँ पर है, हिमालय की जस्ट नीचे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के नीचे, मतलब ये दक्षिण की तरफ, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण की तरफ चलने पर क्या मिलते हैं, उत्तर के विशाल मैदान मिलते हैं। उत्तर के विशाल मैदानों की जो लंबाई है वह कितनी है, 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर, तथा इनकी चौड़ाई 200, उत्तर के विशाल मैदानों की जो चौड़ाई है वह 240 से 320, 240 से 320 किलोमीटर। ये क्यों किया गया है, दो अलग अलग क्यों दिखे हैं 240, क्योंकि इस तरफ देखो, इस तरफ क्या है, कम है ना, ये इस तरफ ज्यादा है और इस तरफ क्या है, कम है ना। इस तरफ जो चौड़ाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको, 320, कितने मिलेगी, 320 किलोमीटर। और जैसे जैसे इस तरफ आ जाएंगे सकरा मैदान होता जाएगा, तो इस तरफ कितनी चौड़ाई मिल जाएगी आपको, यहाँ से इस तरफ 240, इस तरफ कम क्षेत्र ना 240, और जैसे असम पास जाएंगे तो ये बड़ा क्षेत्र कहलाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 320 किलोमीटर। तो आप देखना उत्तर के विशाल मैदानों की जो लंबाई है, लंबाई मतलब कितना लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर, तथा इसकी चौड़ाई पश्चिम में 240 तथा पूर्व में कितनी है, 320 किलोमीटर है। बन जाएगा इतना। तो आपको इसके बारे में डिटेल आएगी। उत्तर के विशाल मैदानों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर के विशाल मैदान हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन मैदानों की जो लंबाई है वह 2400 किलोमीटर है तथा इनकी चौड़ाई पश्चिम में 240 किलोमीटर और पूर्व में 320 किलोमीटर है। बनाएंगे उत्तर के विशाल मैदानों को समझने के लिए, ठीक है। अब इनको पता चलता है, अब इनका निर्माण कैसे होता है आपको ये देखना है, ठीक है। तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पे सिंधु नदी निकलती है ना, जहाँ से कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, और यहाँ से हिमाचल प्रदेश के पास से, हिमाचल के प्रदेश के पास से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी भी जहाँ सिंधु निकलती है उसके पास में ही है चेमायुंगम ग्लेशियर, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये असम घाटी से होते हुए ये यहाँ पर बांग्लादेश में गिरती है। तो ये जो नदी है ये कौन सी नदी हमने बताई, ये सिंधु, ये ब्रह्मपुत्र, और ये जो नदी निकली है वो क्या कहलाती है, गंगा। ये जो नदियां बह रही है तो आपको बताना है सिंधु
से उत्तर भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किन नदियों से हुआ है, या उत्तरी के विशाल मैदानों का निर्माण कैसे हुआ? तो उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीन नदी। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी के निक्षेपों से हुआ। मिट्टी के निक्षेप मतलब छोटे छोटे कण, बालू, रेत ना, जो नदियों के द्वारा क्या करते हैं, बहाकर लाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो पूछा जाता है उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण किन नदियों से हुआ? तो उत्तर के जो विशाल मैदान है, यहाँ पे ये उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण किन नदियों के बीच? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों से हुआ। ये बन गया। ठीक है, अब ये उत्तर के जो विशाल मैदान है, इनको अपन तीन पार्टों में डिवाइड करके अपन देख सकते हैं ना, समझ सकते हैं इसको अच्छे से। तीन पार्ट ये उत्तर के विशाल मैदान में होता है। तो सबसे पहले सिंधु नदी निकल रही है ना, तो सिंधु नदी के द्वारा, इसके द्वारा जो भी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है रावी, सतलज, ब्यास और एक आती है चिनाब। ये चार नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। कौन कौन सी? चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये चारों नदियों के द्वारा जो भी अवशेष लाए जाते हैं, रेत, कंकड़, पत्थर, उनके द्वारा जो निर्माण होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं किसके? पंजाब का मैदान। किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी मिट्टियां बहाकर लाई जाती हैं, उनके द्वारा जो मैदान बनता है उसे क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक पंजाब का मैदान, दूसरा ये गंगा नदी जहां से निकलती है, तो ये हो जाएगा गंगा का मैदान। तीसरा ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र असम क्षेत्र जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान को समझने के लिए हम उसको तीन पार्टों में डिवाइड करेंगे। सिंधु नदी के द्वारा जो भी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा उत्तर में जो भी मैदान का निर्माण होता है उसे पंजाब का मैदान कहते हैं। फिर गंगा नदी के द्वारा या गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो बहाकर लाई जाती है मिट्टी, उसके द्वारा जो निर्माण होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। अब ये ब्रह्मपुत्र का मैदान ये पूरा है इस तरफ, तो इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सा है? असम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में मिलता है। गंगा का मैदान, गंगा ये बीच का क्षेत्र है। बीच में कौन कौन क्षेत्र है यहाँ पे? बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, दिल्ली, हरियाणा, ये सारे किसमें आ जाते हैं? गंगा के मैदान में। पंजाब, ये देखा है पंजाब का मैदान, तो कहाँ पर होगा? पंजाब, राजस्थान, है ना, ये आसपास के क्षेत्रों में पंजाब के मैदान पाए जाते हैं। अब आगे से पूछा जाता है उत्तर भारत के मैदान में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे भावर, तराई, बांगर और खादर। ये परिभाषाएं भी आपको नोट करनी है। ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। भावर किसे कहते हैं? 2-2 नंबर की। तराई क्या है? बांगर किसे कहते हैं या खादर किसे कहते हैं? तो भावर क्या कहलाती है? भावर जे हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी हमने बनाई थी, ठीक है, हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है ये लगभग 8 से 16 सेंटीमीटर, कितने? 8 से 16, यहाँ बना मिले आपको। ये शिवालिक श्रेणी है, ये शिवालिक ढाल वाली श्रेणी है, ठीक है, ये कौन श्रेणी है? शिवालिक। तो शिवालिक श्रेणी के नीचे का जो भाग रहता है वहां पर भावर बनती है। तो शिवालिक का ये ढलानी क्षेत्र है। ये ढलानी क्षेत्र जब यहाँ से नदियों का जल आता है या नदियों का प्रवाह होता है तो इसकी कुछ 8 से लेके 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी, ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी पाई जाती है। और जब पट्टियों पे देखो, यहाँ पे ढलान है, यहाँ से मान लो हमने इसका जब यहाँ पे 8 से 16 मीटर की एक पट्टी बना दी और फिर एक ढलान बना दिया, ये फिर ऐसे ढलान बना,
तो जब यहाँ पे नदियों का प्रवाह होता है और 8 से 16 सेंटीमीटर की जो पट्टी है इन पर जल गिरता है, तो पट्टियों पर जल गिरकर सीधा जलेगा, है ना, फिर नीचे जाएगा। तो इस प्रकार जो 8 से 16 किलोमीटर की जो पट्टियों पर जल गिरता है और प्रवाह करता है उसे कहते हैं भावर। तो भावर क्या है? शिवालिक श्रेणी के नीचे या शिवालिक श्रेणी के दक्षिण पर जाने पर क्या होता है? भावर मिलता है। यह जो भावर बनता है वह ढलानी शिवालिक की जो ढलानी क्षेत्र में जब नदियों का प्रवाह होता है वह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर गिरता है और भावर बनाता है। दूसरा तराई। अब तराई क्या होता है? भावर के निचले क्षेत्र में, ठीक है, दलदली और नमी। तराई जो होता है, देखो अब ये भावर में, भावर के बाद क्या होगा? ये जो पानी जो आएगा वो कहाँ जाएगा? जगह जगह बहेगा, है ना, और ये क्या करेगा? दलदली जो जमीन रहेगी उसको क्या करेगा? दलदला बनाएगा और उनमें नमी बनाए रखेगा। तो तराई क्या कहलाता है? ऐसे क्षेत्र या शिवालिक श्रेणी के बाद जो भावर आती है, भावर के निचले क्षेत्रों को तराई कहते हैं। इसमें जो जगह रहती है वह कैसी रहती है? दलदली भूमि रहती है। इसकी जो भूमि रहती है दलदली और क्या रहती है? नमी, ठीक है। तो तराई जो रहती है, तराई मतलब है कि नमी बनाए रखना या ऐसे क्षेत्र की भूमि जहाँ जो दलदली और क्या रहती है? नमी बनाए रखती है, क्या कहलाती है? तराई। बांगर और खादर के कहलाते हैं ना। बांगर जो रहती है, यह बांगर मिट्टी आपने पढ़ी है, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। ये किस मिट्टी के प्रकार हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो रहती है पूरे उत्तरी मैदान या उत्तर भारत में पाई जाती है। यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो बांगर जो मिट्टी रहती है वह पुरानी चट्टानों की टूट फूट से बनती है। किस कौन सी चट्टान? पुरानी। जो पुरानी चट्टान हो जाती है जब वो टूटती हैं तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? बांगर। खादर ये नई चट्टान, ठीक है, या नवीन चट्टान, ठीक है, नई चट्टानों के टूट फूट से बनती है ना। या ऐसा कहा जा सकता है कि नदियों के द्वारा जो हर वर्ष जो नदियां आती हैं, प्रवाह होता, बरसात होती है, नदियों की बाढ़ आती है ना, बाढ़ आ जाती है, तो नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी बहा कर लाई जाती है उसी को कहा जाता है खादर मिट्टी। क्या कहा जाता है? खादर। तो बांगर क्या कहलाता है और खादर अंतर पूछा जाता है। तो पुरानी चट्टानों में टूट फूट से जो मिट्टी निर्मित होती है उसे बांगर कहते हैं, और नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई जाती है मिट्टी उसे क्या कहते हैं? खादर। या नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। ये दोनों किसके प्रकार होते हैं? जलोढ़ मिट्टी के। अब अगला क्षेत्र है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? आपको हमने बताया था प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो तीनों से क्या है? जल से घिरा हुआ है। तो हमारा ये प्रायद्वीपीय जो पठार है क्या कहलाता है? ये प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वह दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की परिभाषा आती है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है? उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र पाया जाता है। यह दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में क्या है? बंगाली खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से क्या है? घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 2 पठार पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एक दक्कन का पठार और दूसरा है ये दक्कन का पठार यहाँ, और मध्यवर्ती उच्च भूमि। यहाँ मालवा के क्षेत्र में ये मालवा का जो पठार है पूरा यहाँ पे पाई जाती है मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के 2 भाग हैं, एक मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि किसे कहते हैं? डैश करके आपको लिखना है। यह मालवा के क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, क्या कहलाती है? मध्यवर्ती उच्च भूमि। और दक्कन का पठार क्या होता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि कहाँ पाया जाता है? दक्षिण में। इसके बाद तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ये जो नदियों के किनारे की ये क्षेत्र है ना, ये क्या कहलाएंगे? तटीय क्षेत्र। इस तरफ इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। और द्वीप समूह। द्वीप समूह हमने बताया था ये नदियों की क्या होता है? द्वीप। द्वीप की परिभाषा क्या बताई थी हमने?
कि ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो गया कहलाएगा द्वीप। तो द्वीप समूह ये याद आएगा मालदीव, ठीक है, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कौन कौन से, एक तटीय क्षेत्र, दूसरा द्वीप समूह। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।